इंटरनल ऑडिटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? सर डिसएडवांटेजेस हम ये कह सकते हैं कि जो हम किसी बंदे की ये जो ऑडिटिंग की टास्क असाइन करेंगे जिस बंदे को, तो उसका टाइम ज़ाया होगा, वो क्योंकि अपना काम छोड़ के आएगा ऑडिटिंग पे, तो ये नहीं अपनी नहीं जॉब नहीं छोड़। नहीं 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 नहीं। देखो सर ये इंटरनल इंटरनल ऑडिटिंग होगी जो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, क्लाइंट है, उनकी तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और ये एक सर्टेन सिनेरियोज में कह सकते हो, हर जगह ये लागू नहीं होता। अगर आपकी उससे इंटरनल ऑडिटिंग भी एक रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, कि आप अपने ऑडिट भी करोगे, एक्सटर्नल ऑडिट भी करोगे, इंटरनल ऑडिट भी करोगे, ये भी रिक्वायरमेंट होती है अक्सर अक्सर क्लाइंट्स की। तो आपको इंटरनल ऑडिटिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बताना होता है, ठीक है। सर फिर कौन चांस ऑफ representative? एरर्स भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सर वो लेस नॉलेज की तो वजह इसमें से। आप कह सकते हो कॉम्पिटेंसी लेवल उतना नहीं होगा, ठीक है। बेसिक पॉइंट पे आना, जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि कॉम्पिटेंसी लेवल उतना नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि कॉम्पिटेंसी लेवल हायर है, ये देखो इसका एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज बन। इसका कॉम्पिटेंसी लेवल क्या होगा, हायर है, उसका इतना नहीं होगा, लो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी होगी। ये इंडिपेंडेंट था, इंटरनल वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंटर वो इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, क्योंकि सलाम दुआ होगी लोगों के साथ, ठीक है। तो ही मे गेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पीयर्स। वो कहेंगे यार अब तू मेरी साइड का ऑडिट करेगा, रहने दे यार, छोड़ दे, ठीक है। इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। बेसिक बेसिक कॉम्पिटेंसी लेवल है, तो वो लॉ से अवेयर नहीं होगा, लेजिस्लेशन से अवेयर नहीं होगा, डिफरेंट स्टैंडर्ड से अवेयर नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपनी साइड को ही देखता है, बाहर तो वो जाता नहीं है। तो ही मे नॉट बी वेल अवेयर विद द स्टैंडर्ड्स, जो चेंजिंग स्टैंडर्ड्स या न्यू स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। इस तरह के आप ये टाइम डिसएडवांटेज। कंज्यूमिंग भी तो हो सकता है सर, क्योंकि अगर ऑडिटिंग होगी तो सर दूसरा ऑफिस वर्क होगा, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। नहीं नहीं, वो तो आप देखो, जब जब आपका एक काम होना है तो वो डिस्टरबेंस नहीं है, वो तो होना है। ऑडिटिंग इज अ पार्ट ऑफ योर वर्क, मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, तो ये टाइम डिस्टर्ब करने वाला पॉइंट तो नहीं आएगा। ये जरूर है कि जब हम एक्सटर्नल ऑडिटिंग करते हैं तो ज्यादा वक्त लगता है, आपको बुलाना पड़ता है, कंपैरिजन करें ना, अभी हम करें कंपैरिजन। कंपैरिजन में फिर आप देखते हो कि कौन सी चीज कहाँ से एडवांटेज देती है और कहाँ से डिसएडवांटेज देती है। तो हम सिर्फ कंपैरेटिवली अभी बात करें कि एक्सटर्नल और इंटरनल के कंपैरिजन में उनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देखो इसमें अब हमने बता दिया कि ऑडिटर सर्टेन इश्यूज नोटिस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इतना कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं है, वो वहाँ पे रहता है, तो अक्सर इश्यूज इग्नोर कर देता है। जबकि यहाँ पे हमने देखा था कि उसके पास फ्रेश पेयर ऑफ आइज है, तो वो सारे इश्यूज को देखेगा डिटेल में, ठीक है। ये जो एडवांटेजेस थे वही डिसएडवांटेज बन गए। इसकी गुड नॉलेज ऑफ जो स्टैंडर्ड्स है वो नहीं होगी, जबकि वो कॉम्पिटेंट है उसकी अच्छी होगी। इसके पास हो सकता है उस तरह की ऑडिटिंग स्किल्स ना हो, क्योंकि ये जगह जगह घूमता नहीं है, ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही रहता है, ना इसकी कोई इतनी लेवल ऑफ ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंटरनल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं आप देख रहे हो चारों के चारों, ये यहाँ पे क्या बन गए हैं, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ऑपोजिट, इस तरह एक चीज को आप अच्छी तरह से तैयार कर लोगे, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आपको आ जाए। कंपैरिजन का ये फायदा होता है, ठीक। तो दिस इज अबाउट ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के फेस क्या होते हैं, ऑडिटिंग का प्रोसीजर क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटिंग के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। लास्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स इज रिव्यू। बड़ा सिंपल सा पार्ट है। देखो हम जब भी एक काम करते हैं तो इस काम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉलो अप, राइट। कि आपने ये नहीं करना होता कि टारगेट सेट कर दिए कि रिस्क असेसमेंट बननी है तो बन जाएगी खुद ब खुद। आपने प्रॉपर फॉलो अप करके देखना होता है यार क्या मेरे टारगेट्स जो मैंने सेट किए थे वो अचीव हो रहे हैं। और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जाओ तो हमें पता है 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक टॉप टीयर मैनेजमेंट होती है, एक मिडिल मैनेजमेंट है, एक लोअर मैनेजमेंट है। जो टॉप मैनेजमेंट है उनके बड़े टारगेट्स होते हैं, वो एनुअली या 5 साल के या 10 साल के टारगेट लेके चलते हैं। जबकि जो मिडिल मैनेजमेंट है वो महीने क्वार्टरली टारगेट्स लेके चल रही होगी। और जो लोअर मैनेजमेंट है यानी जो डिपार्टमेंट लेवल पे मैनेजमेंट होती है वो वीकली डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स को देख रही होती है। और यहाँ पे सिर्फ क्योंकि हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें तो हम हेल्थ एंड सेफ्टी के टारगेट देखेंगे। ऑब्वियसली हमारे हेल्थ एंड सेफ्टी के टारगेट क्या होंगे कि स्टाफ टर्नओवर रेट कम हो, एक्सीडेंट रेट कम हो, एब्सेंटीज्म रेट कम हो, एलटीआईज कम हो, ठीक है, रिपोर्टिंग कल्चर बेहतर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिस्क असेसमेंट क्वालिटी की हो। तो हमारी ये चीजें हैं जिनको हमने रिव्यू करना है कि ये हो क्या रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हमारा इस साल का टारगेट फॉर एग्जांपल ये है कि हमने अपना नियर मिस का जो पिछले साल के मुकाबले में रेट था वो 15% तक कम करना है, ठीक है। तो हम हर मंथ के बेस पे देखेंगे कि यार इस मंथ कितने फीसद कम हुआ,
जो डिपार्टमेंट लेवल पे है। फिर अगर मैं लोअर मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे चलो तो वो क्वार्टरली यानी 3 महीने बाद देखेंगे कि हम टारगेट अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और जो फुल मैनेजमेंट का बोर्ड है वो साल बाद अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा। यानी एक मैक्रो लेवल पे काम हो रहा था, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम हो जाता है जो बड़े लेवल पे चीज़ों को देख रही होती है, और एक माइक्रो लेवल पे काम हो रहा होता है जो डिपार्टमेंट्स या लोअर मैनेजमेंट कर रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पर्पस क्या है रिव्यू का? फुल मैनेजमेंट आपके पास रिव्यू होता है जो एनुअली होता है, पूरा बोर्ड करता है, या मैनेजमेंट की टीम का जो लोअर मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो क्वार्टरली करती है रिव्यू। और डिपार्टमेंटल जो रिव्यू है वो लाइन मैनेजर्स ट्रैक पर रखने के लिए या सुपरवाइजर इनकी हेल्प करते हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करते रहते हैं, ताकि अगर कोई परफॉर्मेंस में लैक आ रहा है तो वो उसको इम्प्रूव कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद क्या है कि हमने अपने ये टारगेट मीट करने हैं। इस टारगेट को मीट करने के लिए आप छोटे टारगेट सेट करते हो, फिर इन छोटे से ये टारगेट मिलते हैं और फिर अल्टीमेटली आपके ये फाइनल टारगेट अचीव होते हैं। ठीक, तो रिव्यू में हम करते क्या है? बेसिकली एक मैनेजमेंट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिव्यू। अगर आप टारगेट सेट कर लो और वो टारगेट अचीवेबल ही ना हो, इसलिए हमने जब पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सेकंड चैप्टर में, तो हमने देखा था ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल एंड टाइम बाउंड। तो रिव्यू में हम यही देखते हैं कि क्या हम टारगेट पे हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और हमें क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। इसी तरह की एग्जांपल दी हुई है जिस तरह मैंने अभी आपको बताई थी कि रिड्यूस लॉस टाइम एक्सीडेंट बाय 5%, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अगर तो टारगेट मेट हो जाता है बड़ी अच्छी बात है जी, टारगेट मेट हो गया, अगले साल का हम टारगेट रखेंगे कि हम 10% कम करेंगे, यानी 5% हम और बढ़ा देंगे। लेकिन अगर ये नहीं अचीव कर पाते हैं तो फिर हम देखेंगे कि क्या वजह तो यह है कि हम टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे, और हमें क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी ताकि हम ये एक्सीडेंट रेट को और रिड्यूस कर सकें। ठीक है बात, यहाँ जी पे आपको सर। बता रहे कि क्या एक्टिव और रिएक्टिव मेजरमेंट्स हैं जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस की रिव्यू करने के लिए हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई, इन सबको हम रिव्यू कर सकते हैं, जो जो काम आप कर रहे हो सबका रिव्यू किया जा सकता है। आप लीगल कंप्लायंस के हवाले से देख सकते हो कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उस पर रिव्यू कर सकते हो। आप एक्सीडेंट और इंसिडेंट डाटा को दे सकते हो कि ये ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कितना है। आप अपनी इंस्पेक्शन सर्वेज या सैम्पलिंग को देख सकते हो कि इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है या नहीं है, या हमारे टारगेट मीट हो रहे हैं। एब्सेंट रिकॉर्ड ऑडिट का भी हमने देखे, ऑब्जेक्टिव्स हमारे मीट हो रहे हैं। प्रीवियस मैनेजमेंट के रिव्यू के हवाले से हम कंपैरिजन करते हैं कि उनके रिव्यू कैसे आते थे, हमारे रिव्यूज कैसे आ रहे हैं। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, डेवलपमेंट्स है लीगल लॉज के हवाले से, उससे कंपैरिजन हम करके दे सकते हैं कि ये हम चीज़ें इनको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर समराइज करूँ तो यही बात है कि हमने रिव्यू में यही चीज़ें देखनी है जो हमारे जुगाड़ू पॉइंट्स होते थे लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा रिकॉर्ड है, हमारे खिलाफ कोई इन्फोर्समेंट एक्शन तो नहीं हुआ, हम अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम रिव्यू करके हमें एनालाइज कर लेंगे कि हम कितने अपने टारगेट के करीब या कितने अपने टारगेट से दूर हैं। ठीक है, रिव्यू का मकसद ही होता है कि सिर्फ टारगेट सेट करके हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं जाना, उन टारगेट्स को अचीव करवाने के लिए अपनी एफर्ट भी पुट करनी है। ठीक, और रिकॉर्ड्स ऑफ द रिव्यू शुड बी मेंटेन। कहते हैं क्यों रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए? डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद MHSWR। MHSWR कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क रेगुलेशंस। ये कानून है, एक्ट है जो यूके में फॉलो होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की वर्क रेगुलेशंस के हवाले से। तो एक तो कानून से कंप्लायंस करने के लिए वो कह रहे करते हैं हम कंप्लायंस करने के लिए। सेकेंडली जो रिजल्ट है वो शेयर होल्डर से हमने अपने जो है शेयर करने होते हैं स्टेक होल्डर से, ताकि हम उनको कॉन्फिडेंस में ले सके कि हम अपने टारगेट के करीब हैं। ठीक है, हम रिव्यू करें परफॉर्मेंस को, और अगर करीब नहीं है तो हम ये चेंजिंग करें ताकि उन टारगेट्स को मीट कर पाए। ये जो हमने बात की है इसको समराइज हम कैसे करेंगे कि सीनियर मैनेजमेंट रिव्यू करती है परफॉर्मेंस का और टारगेट सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, यानी पूरी एक कंपनी के टारगेट सेट करती है। मिडिल मैनेजमेंट जो है वो डिपार्टमेंट लेवल पे सेट करती है कि हमारा एक अगर सिविल का डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, तो उनके टारगेट सेट हो जाएंगे डिफरेंट। एंड लास्टली जूनियर मैनेजमेंट क्या करती है अपने लोकल एरियाज पे, जिनको एरिया डिफाइंड होंगे या सुपरवाइजर को या जूनियर मैनेजर्स को, कि आपका ये एरिया है, इस पे आपने देखो आपने हेल्थ एंड सेफ्टी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, आपने इंश्योर करना है वर्कर पीपीज पहने, आपने इंश्योर करना है कि परमिट टू वर्क सिस्टम फॉलो, आपने इंश्योर करना है रिस्क असेसमेंट हर बनी हो, आपने इंश्योर करना है इंस्पेक्शंस हो, आपने इंश्योर करना है वर्कर ट्रेंड हो,
आपने मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इंश्योरिटी करनी है, आपने ये इंश्योर करना है कि कोई वर्कर परमिट के बगैर इंटर ना हो सके, कन्फाइंड स्पेस अगर एंट्री करनी है तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री के परमिट हो, तो ऑब्वियसली क्योंकि इन चीज़ों से अल्टीमेटली आपकी सेफ्टी की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। तो ये जनरल सा कॉन्सेप्ट था रिव्यू के हवाले से, हम परफॉर्मेंस को रिव्यू कब कब और कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 4 अभी एंड हो गया है, जो लास्ट हमारा चैप्टर था। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। हमने चैप्टर नंबर 4 में चेक एंड एक्ट देखे कि जब हम अपने मैनेजमेंट सिस्टम पे चेक लगाते हैं तो वो कैसे लगाते हैं, यानी परफॉर्मेंस को चेक कैसे करते हैं, और फिर उसके उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए एक्ट किया था, ठीक है। 4 चैप्टर्स आपके टोटल आपने गो थ्रू किए IG1 मैनेजमेंट सिस्टम में, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से जो बुक पढ़ी है। पहला चैप्टर तो ज़्यादातर बेसिक से डील करता था, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी से डील करता था कि आपने क्यों और सेफ्टी को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, मॉरल लीगल फाइनेंशियल रीजंस आपने देखी, आपने उसमें फाइनेंशियल रीजन में खासतौर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखा, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में आपने देखा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या होते हैं, अगर हम लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा। हमने ILO की कन्वेंशन देखी थी, वो क्या कहती हैं, रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं सेफ्टी के हवाले से। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी थी कि एक एम्प्लॉयर ने क्या करना है, उसकी एम्प्लॉई के हवाले से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी थी। फिर जॉइंट ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमिसेस का कॉन्सेप्ट देखा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी एक जगह काम कर रही होती है तो उनकी क्या जिम्मेदारी है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के हवाले से देखा था कि अगर क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करना है साइट पे तो क्या प्रोसीजर है। 4 स्टेप हमने देखे थे, सिलेक्शन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर, प्लानिंग द वर्क, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क एंड मॉनिटर एंड मैनेजिंग द वर्क। तो ये हमने बेसिकली 4 स्टेप देखे थे कि किस तरह हम मैनेज करते हैं। फिर हम सेकंड चैप्टर में जब आए तो मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया। ILO OSH 2001 मैनेजमेंट सिस्टम किया। हर मैनेजमेंट सिस्टम PDCA साइकिल पे बेस करता है। पॉप आ का वर्ड आपको बताया था, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एवल्यूएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ऑडिट। ये आपका ILO OSH 2001 मैनेजमेंट सिस्टम है। जबकि हमने ISO 45001 मैनेजमेंट सिस्टम जब किया था तो उसमें कुछ चीज़ें हमने ये देखी थी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसमें वर्कर की पार्टिसिपेशन को वैल्यू दी जाती है, मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन को वैल्यू दी जाती है, इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट्स को कंसिडर किया जाता है। और आपने देखा था जब PDCA साइकिल को भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसमें पॉलिसी का पार्ट के बाद सपोर्ट एंड ऑपरेशन का आपके पास पार्ट था, ठीक है। एवोल्यूशन का पार्ट था और इम्प्रूवमेंट का पार्ट जो था कि आपने कैसे इम्प्रूव करना है। उसके मिड में आपके पास एक चीज़ थी जो सबसे ओवरलैप करी थी, वो थी वर्कर की पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट की कमिटमेंट। यानी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैनेजमेंट कमिटेड नहीं है, वर्कर पार्टिसिपेट नहीं करता तो कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव नहीं हो सकता। ये बेसिकली ISO 45001 मैनेजमेंट सिस्टम आपको बताना चाहता है कि इस पे भी आपने गौर करना है। और इसके साथ साथ आपने अपने काम के हवाले से भी फोकस करना है कि आपकी कंपनी का कॉन्टेक्स्ट क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन एक काम नहीं करती, तो आपने जो मैनेजमेंट सिस्टम अडॉप्ट करना है तो अपनी कंपनी के काम को भी आपने अहमियत देनी है। फिर हमने देखा कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो पॉलिसी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो एक 3 स्टेप प्रोसीजर होता है, फॉलो करता है, जिसमें जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट सेक्शन आता है। गोवा का वर्ड आपको बताया था। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में हम अच्छी बातें करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। और फिर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट में हमने पूरा चेन ऑफ कमांड देखा कि टॉप मैनेजमेंट से लेकर जूनियर मैनेजमेंट तक किस तरह इंस्ट्रक्शंस पास ऑन होती हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर का क्या रोल होता है, और अगर फीडबैक देना हो तो उसमें चेन ऑफ कमांड कैसे जाती है। रीजनल सेक्शन में हमने देखा कि अब जो हमने बातें की हैं, टारगेट्स की, उनको कैसे अचीव करेंगे। ओबियसली उसके लिए हम एक्सीडेंट अपना रिकॉर्ड वगैरह के लिए रिस्क असेसमेंट बनाएंगे, हम प्रोसीजर से सिस्टम वर्क डेवलप करेंगे, परमिट वर्क सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर, फर्स्ट एड वगैरह, ये सारे प्रोसीजर डेवलप करेंगे अगर हमने जो पॉलिसी में टारगेट सेट किए थे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग वो अचीव करने हैं। फिर हम चैप्टर नंबर 3 में प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वाले सेक्शन में है। तो हमारा स्टार्ट ही ये हुआ कि अब हमने क्या करना है, अमली पे जामा पहनाना है अपने सारे तमाम वो पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किए थे। उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के हवाले से बात की, दैट इट इज अ शेयर्ड एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। और फिर हमने फिर देखा कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर में पीयर ग्रुप प्रेशर का क्या रोल होता है, और नेगेटिव अगर कल्चर हो तो उसमें भी उसका क्या रोल प्ले करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट हमने कैसे कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि कम्युनिकेशन हमारे पास वर्बल होती है, रिटन होती है, ग्राफिकल होती है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
अगर आपने ह्यूमन रिलेटेड सेफ्टी बिहेवियर को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कौन से 3 फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, तो वो जियो का वर्ड आपको लिखवाया था, जॉब, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स आपके पास होते हैं, ठीक है। उसमें भी मैंने आपको कीवर्ड एक डेप्थ डब्ल्यू का जॉब के हवाले से, इंडिविजुअल के हवाले से कैंप्स का वर्ड बताया था। डेप्थ डब्ल्यू में डिस्प्ले कंट्रोल, इन्वायरमेंट आपकी कैसी है, आपके पास फिर प्रोसीजर्स कैसे हैं, ठीक है, आपके पास वहाँ उस हवाले से क्या कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशन कैसी कैसी है और वर्कलोड कैसा है। जबकि इंडिविजुअल के हवाले से कैंप्स का वर्ड जो लिखवाया था उसमें कॉम्पिटेंसी लेवल, एटीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनालिटी एंड स्किल्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स में वही आ जाती हैं चीज़ें जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो बेसिकली एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। रिस्क असेसमेंट का 5 स्टेप का हमने देखे थे, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, identify the people who may be harmed and now evaluate the risk and decide on precaution, record significant findings, review and update as necessary, IIERR। और इसमें आपने जो प्रिकॉशंस का वर्ड है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पीपीईज। इंजीनियरिंग कंट्रोल भी 4 आपके पास है, आइसोलेशन था जो टोटल इंक्लोजर होता है, पार्शियल इंक्लोजर आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपके पास सेफ्टी डिवाइसेस हैं और सेपरेशन सेग्रीगेशन है। मैनेजमेंट कंट्रोल में आपने देखा कि इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन हमने प्रोवाइड करनी होती है, वर्कर की डोज मैनेज करनी होती है, वर्कलोड मैनेज करना होता है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोसीजर मेकिंग मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमिट वर्क सिस्टम में 4 स्टेप्स आपने देखे कि इशुएंस सबसे पहले होती है परमिट की, फिर रिसीप्ट होती है, फिर आपके पास रिटर्न टू सर्विस है, क्लियरेंस और एंड कैंसिलेशन होती है, और अगर आप चाहो तो एक्सटेंशन भी कर सकते हो। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क 4 स्टेप का प्रोसीजर है, जिसमें आप सबसे पहले आप क्या करते हो, आपको पता होना चाहिए था फॉर्मल प्रोसीजर, यानी कि आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी और सेफ वर्किंग मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन हमने देखा था जब रिस्क असेसमेंट में, तो 4 स्टेप्स उसमें फॉलो होते थे जिससे हम हैजर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो हम रिकॉर्ड देख सकते हैं, किस चीज़ का रिकॉर्ड, एक्सीडेंट का रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर की इंफॉर्मेशन से हमें गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे कंसर्निंग पॉइंट था वो क्या था, लेजिस्लेशन से हम देख सकते हैं, बेसिकली लीगल लॉज के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन हमने जो करना है वो बेसिकली टास्क एनालिसिस करना है, फ्रीडम लगाना है, सिलेक्ट द टास्क, रिकॉर्ड ईच स्टेज ऑफ द टास्क। उसके बाद हमारे पास एवेलुएट द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेज, डेवलप सेफ वर्किंग मेथड, इंप्लीमेंट सेफ वर्किंग मेथड एंड मॉनिटर टू चेक फॉर इट्स इफेक्टिवनेस। ये पूरा टास्क एनालिसिस लगा के हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और हमारे पास फैक्टर्स पीमी का यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा था सेफ सिस्टम वर्क में, पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, एनवायरनमेंट। ये वही 4 ऑब्जेक्टिव्स अगर आप गौर करो तो हैं जो हमने सेफ प्लेस ऑफ वर्क, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेफ एनवायरनमेंट एंड सेफ पीपल के हवाले से बताए थे। और मैंने आपको बताया था कि थ्रू सेफ सिस्टम वर्क ही हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोसीजर देखिए कि वो क्यों ज़रूरी होते हैं, किस किस जगह पे इमरजेंसी प्रोसीजर बनाने पड़ते हैं, इमरजेंसी रिट्रीवल इक्विपमेंट, रिस्पॉन्स इक्विपमेंट की क्या अहमियत है, किस किस जगहों पे इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, और इमरजेंसी जब ज़रूरत पड़ती है तो कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। फायर, फिर फर्स्ट एड के हवाले से फर्स्ट एड की क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट एड किसी जगह पे देनी है तो कौन से फैक्टर्स आप कंसिडर करोगे। फर्स्ट एड के लिए पैक का वर्ड, पर्सनल, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज और 3 P's आपको बताए थे, प्रिजर्व लाइफ, प्रमोट रिकवरी है, प्रिवेंट डिटेरिएशन एंड प्रमोट रिकवरी। ये 3 स्टेप्स बताए थे। फैक्टर्स कुछ कंसिडर करने होते हैं हमने जब हम फर्स्ट एड कहीं सप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने देखना होता है स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस क्या है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, टाइप ऑफ हैजर्ड क्या है वहाँ पे वर्क प्लेस पे, हमारे लेजिस्लेशन हमें क्या कहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर हमने ये देखा था कि अगर किसी इंडिविजुअल को हम फर्स्ट एडर बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या खूबियाँ हमने देखनी है, ठीक। लास्टली चैप्टर नंबर 4 बड़ा आसान सा चैप्टर था, इसमें हमने देखा है एक्टिव मॉनिटरिंग के हवाले से अगर हादसा पेश आ जाता है तो हम क्या करते हैं। हम बेसिकली एक्टिव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, रेक्टिव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। रेक्टिव मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जबकि एक्टिव मॉनिटरिंग में हमने जो सारी बातें सीखी थी, रिस्क असेसमेंट, इंस्पेक्शन करना, ट्रेनिंग्स करना, इनको हम स्केड्यूल के मुताबिक कराने की कोशिश करते हैं। यानी कि सिर्फ रिस्क असेसमेंट करा देना इज नॉट एक्टिव मॉनिटरिंग। रिस्क असेसमेंट क्वालिटी हो और जो हमने स्केड्यूल सेट किया है, जो हमने टाइम लाइन सेट किया है उसके मुताबिक बनी हुई है। ट्रेनिंग भी स्केड्यूल के टाइम लाइन के मुताबिक होगी तो उस पर नज़र रखना इज एक्टिव मॉनिटरिंग। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में हम देखते हैं कि हादसे की महरिकात की थी, इसके रीजंस क्या थी, इमीडिएट और रूट कॉजेज क्या है, और इस हादसे को हमने दोबारा होने नहीं देना। इमीडिएट कॉजेज हम आपने देखा था अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशन होते हैं, जबकि रूट कॉजेज आपके पास मैनेजमेंट फेलियर यानी मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है उन्होंने पूरी नहीं की।
तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर में दो चीज़ें हमने पहले देखनी होती हैं, सेफ्टी ऑफ द सीन और कैजुअलिटी केयर। फिर गेप का वर्ड आपने याद रखना था, गैदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एनालाइज द इन्फॉर्मेशन एंड ड्रा कंक्लूजन, आइडेंटिफाई द कंट्रोल मेयर एंड प्लान द रेमेडियल एक्शन। उसके बाद आपके पास इन्वेस्टिगेशन करने के हमने टीम देखे, इन्वेस्टिगेशन में टीम कौन होते हैं, कौन से इंटरनल एक्सटर्नल लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, आप क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपको इन्वेस्टिगेशन करने के हवाले से। ये तो दो बेसिक आपको बताए थे कि ये स्पेसिफिक रीजन है इन्वेस्टिगेशन करने के। इसके अलावा हमें लीगल हवाले से फ़ायदा होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, हम रिकॉर्ड मेंटेनेंस में हमें फ़ायदा होता है, हमें ऑब्वियसली बिजनेस लॉस नहीं होगा अगर हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ऑडिटिंग हमने देखी इज अ सिस्टमैटिक क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटिंग के हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे हैं कि अगर इंटरनल ऑडिटर हो उसके क्या फ़ायदे होंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर हो उसके फ़ायदे क्या नुकसान होंगे। और ऑडिटिंग के 3 फेज हमने देखे, प्री ऑडिट फेज, ड्यूरिंग ऑडिट एंड आफ्टर ऑडिट क्या होता है। इन दी एंड हमने रिव्यू देखा कि हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस का रिव्यू कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, रिव्यू में किन किन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट का क्या रोल है रिव्यू करने में, और किस तरह से हम अपने टारगेट्स को अलाइन इस तरह कर सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट मिलकर उन टारगेट्स को अचीव करने में हमारे पास हेल्प करें। होपफुल हो कि सारी कहानी एक दफ़ा आपके जहन से गुजर चुकी होगी जो हमने की है। ठीक है, कोशिश की है कि जितना भी किया उसको एक जल्दी से एक रिवीजन आपको कर दें ताकि एक समरी आपको पता लग जाए कि हमने क्या क्या कवर किया है इसमें। ठीक है, एंड आई होप कि आपका टाइम अच्छा गुजरा होगा मेरे साथ रिगार्डिंग योर IG1। अब IG1 आपकी हो गई है कंप्लीट, आपने इसको गो थ्रू करना है। परसों से आपका टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको टेस्ट शेयर करूंगा हर चैप्टर से रिगार्डिंग। पहले आपके चैप्टर 1 का टेस्ट होगा, फिर चैप्टर 2 का टेस्ट होगा, फिर चैप्टर 4 का टेस्ट होगा, फिर चैप्टर 3 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 3.1 से 3.3 वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया हुआ है, 3.4 से 3.5 एंड 3.6 से 3.8 में। ठीक है, इसमें आपका 3 क्वेश्चंस में आपका टेस्ट होगा और बिल्कुल आपके पेपर पैटर्न के मुताबिक मैंने टेस्ट डिज़ाइन किया है। जैसा आपका पेपर आएगा उसी की तरह के आपको सिनेरियो बेस्ड टेस्ट दिया जाएगा। देन आपका हाफ बुक का टेस्ट होगा, फिर आपका पूरी बुक का टेस्ट होगा, फिर आपके पास पेपर का टेस्ट होगा, निबोश के सैंपल पेपर्स का, निबोश का जो ओरिजिनल पेपर आया था उसका टेस्ट होगा ताकि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सकें एग्जामिनेशन के लिए। और आपकी IG2 के रिगार्ड अली से मैं कोलैबोरेट करके आपकी रिपोर्ट की क्लास सिखाऊंगा कि आपने रिपोर्ट मेकिंग किस तरह करनी है। ठीक है, और रिपोर्ट मेकिंग में आपको क्या क्या चीज़ें हेल्प करेंगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें होंगी। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, ठीक हूँ, एंड फिर हम कंक्लूड करते हैं अपनी बात। अच्छा सर, वो जो पिछला वो टेस्ट हुआ नहीं बॉयज का ऑनलाइन, सर उसका रिजल्ट आ गया? 16 अक्टूबर तक आएगा। तो ठीक है, ठीक हो गया सर। मैं पूछ क्या रहा हूँ आपसे और मुझसे सवाल आप क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ इससे नहीं रिगार्ड। सर वो नहीं सर, वो पता करना था ना क्या वो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो, ताकि पता चल क्राइटेरिया जाता ना सिंपल फिर। सा है भाई, जो आपको बताया है क्राइटेरिया बड़ा ही सिंपल है। जो बात सीखी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अगर प्रैक्टिकली जी अप्लाई सर। करके आंसर करोगे, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं फील कर सकती। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई रट्टा बेस्ड स्टडी नहीं की है, यही देखा है कि यार कुछ जुगाड़ू पॉइंट्स हर जगह यूज, हमने उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करने की कोशिश की है कि क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। कोई चीज़ रट्टे मारने वाली नहीं है। आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन है, पहले तो अगर रिटर्न कहीं पे जाके एग्जाम देना होता तो ये बात होती, अब आपने ओपन बुक एग्जाम देना है तो रट्टे वाली तो कहानी खत्म हो। जी सर। ठीक है, तो सिंपल, बड़ी सिंपल सी बातें हैं उसमें बताएगा आपको जो आपने फॉलो करनी है। कोई रट्टे छिट्टे वाली चीज़ नहीं है। ठीक है भाइयों, अ, आपको अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो एंड आई वुड गाइड यू कि आपने इसको कैसे तैयार करना है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आप सब लोगों का पेपर 28 अक्टूबर को ही है। ठीक है, तो उसके लिहाज से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें। परसों से इंशाल्लाह मैं आपको टेस्ट शेयर करना शुरू कर दूंगा आपके ग्रुप में, और फिर आपने वो टेस्ट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न मुझसे शेयर करने हैं। मैं आपको फिर रिव्यू करके बताऊंगा कि आप क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो और क्या चीज़ें लैक करी हैं। ठीक है, मैं आपको उसके रिगार्डिंग जब वंस आप मुझे सारे पेपर दोगे तो मैं आपको सैम्पल पेपर भी शेयर करूंगा कि इसको बेस्ट तरीके से कैसे आंसर कर सकते हो आप।
ठीक है, लेकिन जब तक आपके टेस्ट मुझे रिसीव नहीं होंगे मैं वो किसी को सैम्पल पेपर शेयर नहीं करूँगा। आपने अपनी तरफ से ट्राई करनी है पूरी, एंड देन आई वुड शेयर कि उसका उसमें आपकी क्या खामी है और आप कैसे बेहतर तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है इंशाल्लाह। होपफुल हूँ कि आपका टाइम मेरे साथ अच्छा गुजरा होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। एंड रिपोर्ट के हवाले से मैं अली से कोऑर्डिनेट करके आपकी क्लास में मैं मैनेज करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यस।